वेलकम बैक। अपने चल रहा था इंडायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट लेक्चर्स। तो ये लास्ट लेक्चर है जिसके अंदर अपन बात कर रहे हैं कि जीएसटी के अंदर जो अमेंडमेंट्स आए हैं और कस्टम में भी जो आपके डियर अमेंडमेंट आए हैं उनको इस लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। तो आपके अब जो अमेंडमेंट वाला चैप्टर है वो आपके रिफंड से, और मैंने कहा रिफंड चैप्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने कहा कि एबीसी एनालिसिस में आप देखोगे तो अपने एक कैटेगरी के अंदर रिफंड को रखा हुआ है। तो इसके अंदर दो सर्कुलर आपके आए हैं जो अमेंडमेंट के बारे में आपके बताते हैं। तो अपन उन्हीं को बात करते हैं। पहला, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन रेसिपिएंट ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाई इन अवेलिंग आईटीसी ऑफ टैक्स पेड ऑन सच सप्लाई। तो आईटीसी लेने के लिए बता रहा है कि जो उसने आपके एक्सपोर्ट के लिए डीम्ड एक्सपोर्ट की अपन बात करें तो उनके रिगार्डिंग अवेलिंग द आईटीसी ऑफ टैक्स पेड ऑन सच सप्लाई। तो इन सप्लाई के ऊपर जो टैक्स पे किया है उसका उसे आईटीसी क्लेम करने के लिए यहां पर कंसेप्ट आपके बताता है। तो डीम्ड एक्सपोर्ट अपन ने माना था कि अपन सप्लाई को कंज्यूम करते हैं सेज में या यूनिट डेवलपर में, तो ऐसे केस के अंदर हम उसे डीम्ड एक्सपोर्ट मानते हुए कंसीडर करते हैं। तो वहां पर वो कहता है कि इसके रिगार्डिंग जो आपने इनपुट लिया है तो उसके लिए आपका रेसिपिएंट क्या करता है, उसकी आईटीसी क्लेम करने के लिए बताता है। तो इसके लिए सर्कुलर आपके इशू हुआ है 12th of March 2021 as per the third provision of Rule 89(1) of CGST rule in respect of the supply regarding as a deemed export। किसके लिए बता रहा है? डीम्ड एक्सपोर्ट। सप्लाई किसके लिए आ रही है? डीम्ड एक्सपोर्ट के लिए। Either recipient or supplier is allowed to file refund application. However, the supplier can seek the refund only in case where the recipient does not avail ITC on such supply and furnishing the undertaking to effect that the supplier may claim refund. Otherwise इसने कहा recipient of the deemed export supply can claim the refund. In view of the above force provision, it has been clarified. उसने क्या क्लेरिफाई किया? जो रेसिपिएंट है वो इस डीम्ड एक्सपोर्ट में इसका आईटीसी क्लेम कर सकता है। दिस आर इंपॉर्टेंट। नाउ दिस आर इंपॉर्टेंट इन केस जो कि रेसिपिएंट है किसके लिए? डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाई के लिए क्लेम द रिफंड ऑन सच सप्लाई। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन सच रेसिपिएंट इन अवेलिंग द आईटीसी ऑफ द टैक्स पेड ऑन सच सप्लाई। तो उस सप्लाई के ऊपर जो उसने टैक्स पे किया है उसका वो रिफंड क्लेम कर सकता है। तो ये हमारे इस केस में आपके बताता है। तो बहुत सीधा सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है, ये अपन वैसे पहले भी इसको देख चुके हैं। अब इसके बाद जो मेजर अमेंडमेंट है वो है आपके एडजस्टेड टोटल टर्नओवर को किस तरह से आपको कैलकुलेट करना होगा। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर के रिगार्डिंग मैंने कहा था कि एडजस्टेड टोटल टर्नओवर के लिए यहां पर जो एक्सपोर्ट टर्नओवर को कंसीडर करना है तो उसको यहां पर डिटरमाइन करने के लिए उसने कहा गया कि एक्सपोर्ट करने के लिए मार्केट वैल्यू कुछ भी रही हो, हम जो डोमेस्टिक टर्नओवर है उसका 1.5%, डोमेस्टिक टर्नओवर का 1.5% एक्सपोर्ट टर्नओवर को मानते हुए हम हमारे एडजस्टेड टर्नओवर को कैलकुलेट करेंगे। तो क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द मैनर कैलकुलेटिंग ऑफ द एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, दिस इज इंपॉर्टेंट। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर की कैलकुलेशन की बात कर रही है। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, तो इसके लिए आपके फॉर्मूला क्या होता है? रिफंड अमाउंट क्या होगा? टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस डिवाइड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय नेट ऑफ आईटीसी, मल्टीप्लाई बाय नेट ऑफ आईटीसी। तो मैं यहां पर बात करूं एडजस्टेड टोटल टर्नओवर के लिए आपको किस तरह से लेना होगा। तो इसने कहा टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स यूज इन द अबव फॉर्मूला हैज बीन रिफाइंड to restriction the same to 1.5 time of value of the like goods of domestically supplied by the same similar place supplier as the declared by the supplier by the notation. Adjusted total turnover as defined under the rule 89(4) include turnover in a state, union territory as per the section 2112 of the CGST Act. तो इसने कहा गया कि जो डोमेस्टिक टर्नओवर आ रहा है उसका 1.5% मुझे इसमें कंसीडर करना होगा
तो 1.5% ऑफ द डोमेस्टिक टर्नओवर को इसमें आपके लेना होगा। तो अपन बात करते हैं लोकल जो आपके आ रहा है उसका 1.5% मुझे इस केस में कंसीडर करने के लिए बताता है। कैसे करेंगे देखो, सपोज ए सप्लायर in a manufacturing only one type of goods and it is supplying all the same goods in the both domestic market and overseas, कि डोमेस्टिक मार्केट में भी भेज रहा है और ओवरसीज में बेच रहा है। ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड रिफंड इफ डिटेल इन इनवर्ड सप्लाई एंड आउटवर्ड सप्लाई आर एज अंडर। तो नेट एडमिसिबल आईटीसी है 270, नेट एडमिसिबल आईटीसी क्या है 270 आपके केस में आ रही है। तो यार कैसे करेंगे कैलकुलेट, तो अपन यहां पर बात करते हैं। तो मैं यहां पर बात करता हूं आउटवर्ड सप्लाई लोकल एंड एक्सपोर्ट क्वांटिटी 5 वैल्यू पर यूनिट 200 और 350, नंबर ऑफ यूनिट सप्लाई 5, तो ये आ जाएगा 1000। टर्नओवर एज पर द अमेंडेड डेफिनेशन 1000 करेक्ट है, कोई इशू नहीं है। लेकिन एक्सपोर्ट आप कह रहा है 350 और उसके वो मल्टीप्लाई किया तो 1750 आपके आ जाएगा। 350 मल्टीप्लाई बाय 5 तो ये आ गया 1750। करके देख लेते हैं अपन। करेक्ट, आपके किससे ज्यादा नहीं हो सकता। जो लोकल क्वांटिटी है डोमेस्टिक वाला है कितना है 1000, उसका 1.5 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो 1500 ही आपके दिखाई देगा एडजस्टेड टोटल टर्नओवर के लिए। तो मेरा एडजस्टेड टोटल टर्नओवर कितना आ गया दिस वन। The formula calculating the refund as per 89 is the refund amount, turnover of zero rated supply of goods, turnover of zero rated supply of the service, net ITC divided by adjusted total turnover divided by adjusted total turnover. तो turnover of zero rated supply of goods as per the amended definition this one आ रहा है 1500 जो कि अभी अपने निकाला। तो एडजस्टेड टोटल टर्नओवर 1000 प्लस 1500 तो टोटल हो गया 2500, नॉट एंड नॉट 1000 ये नहीं रहेगा। तो अब मैं कैलकुलेट करूं 270 जो आ रहा है इसको प्रोपोर्शनेट कर लें तो अपने बात करेंगे एक्सपोर्ट टर्नओवर वही 1500 कंसीडर करना है डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय नेट ऑफ आईटीसी। तो दिस वन आपके रिफंड दिखाई देगा 1500 डिवाइड बाय 2500 मल्टीप्लाई बाय 270 इज इक्वल टू 162 आपको रिफंड का अमाउंट दिखाई दे जाएगा। तो ये आपके अमेंडमेंट है और यार इसको इंपॉर्टेंट कर लेना क्योंकि रिफंड के चैप्टर में से एक क्वेश्चन आता ही आता है और अमेंडमेंट पे आपका एग्जामिनर फोकस करता है और एग्जामिनर उसको कंसीडर करता है। तो इसको आपको ढंग से करना है, ढंग से करना है, ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। अब आगे अपन बात करते हैं, इसी तरह से आगे अपन लेके चलते हैं। अब अपन आते हैं कस्टम के अंदर जो अमेंडमेंट्स आए हैं, कस्टम के अंदर अमेंडमेंट्स आए हैं, कस्टम एंड एफटीपी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जिसकी अपन बात करने जा रहे हैं पार्ट सेकंड। तो अपन इसमें ज्यादा अमेंडमेंट नहीं है, केवल दो ही जगह अमेंडमेंट है। एक तो आ रहा है लेवी एंड एग्जम्पशंस, चैप्टर 1 में लेवी एंड एग्जम्पशंस फ्रॉम कस्टम्स ड्यूटी, फ्रॉम कस्टम ड्यूटी। तो उसके लिए लेवी एंड एग्जम्पशंस के लिए आपके इसमें बता रहा है। तो कैसे करेंगे देखो डियर, स्टार्ट करता हूं मैं। पहला ये कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी के लिए आया, किसके लिए आया कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी 2017 कस्टम इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जो कि हम गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कहता है कि यहां पर सीबीआईसी ने क्लैरिफिकेशन इश्यू किया कि जो कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी है ना वो सही जगह पर आपके यूज हो, तो उसको बताने के लिए यहां पर उसमें लॉ के अंदर कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं। तो अमेंडमेंट किस तरह से एप्लीकेबल होंगे, उनको किस तरह से कंसीडर किया जाएगा, तो वो डियर अपन स्टार्ट कर रहे हैं इसमें। सीबीआईसी वाइड द नोटिशन नंबर दिस वन, custom dated 1st of Feb 2021 has amended the custom import of goods and concessional rate of duty 2017 in referred as said rule. The amendment rule may be called the customs import of goods and concessional rate of duty.
तो अमेंडमेंट में देखो डेफिनेशंस में कहा था फॉलोइंग न्यू डेफिनेशन क्या दी गई, न्यू डेफिनेशन हैव बीन इंसर्ट इन रूल 3 कंटेनिंग द डेफिनेशन, जिसमें आ रहा है कैपिटल गुड्स, जिसमें अपन बात करते हैं कैपिटल गुड्स मीन गुड्स वैल्यू ऑफ विच इज कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द इंपोर्टर, कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट इंपोर्टर के में कैपिटलाइज की गई है, तो उसके रिगार्डिंग इसमें बताता है। इसके बाद अपन बात करते हैं, इसके बाद सेकंड अपन लेके चलते हैं। ये थोड़ा सा इश्यू आ रहा है, इसको दोबारा डाउनलोड करना पड़ेगा। हाँ जी, कुछ टेक्निकल इश्यू था, अब क्लियर हो गया। हाँ जी, अब अपन बात करते हैं जॉब वर्क का डेफिनेशन दी, मीन एनी ट्रीटमेंट प्रोसेस मैन्युफैक्चरर consistent with the exemption notification undertaking by a person of goods belonging to importer except, लेकिन उसमें छोड़ना किसको, गोल्ड है, गोल्ड को हटाइए, ज्वेलरी है, एंड आर्टिकल रेफ therefore any other precious metal or stone and them term of the job worker shall be construct accordingly। तो ये उन्होंने कहा कि इसको एक्सेप्ट करना है, गोल्ड है, ज्वेलरी है, आर्टिकल देयर ऑफ एनी अदर प्रेसियस मेटल्स, जो मूल्यवान धातु वगैरह है, स्टोन है जैसे डायमंड वगैरह, उनको छोड़ देगा। इन टर्म ऑफ द जॉब वर्कर विल बी कंस्ट्रक्ट अकॉर्डिंगली। द डेफिनेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरर एंड आउटपुट सर्विस हैज बीन अमेंडेड एज फॉलो। अब इसके साथ साथ अपन बात करते हैं मैन्युफैक्चरर, और साथ ही साथ अपन बात कर लेते हैं किसकी, आउटपुट सर्विस की डेफिनेशंस को मैं बात करता हूं। मैन्युफैक्चरर mean the processing of raw material or input by way importer in any manner that result in the emergence of new product। यानी न्यू प्रोडक्ट बनाना है जो कि डिस्टिंक्ट नेचर एंड कैरेक्टर उसमें दिया जा रहा है, या यूज और नेम। यानी मैन्युफैक्चरिंग क्या है कि डिस्टिंक्ट पर्सन, एक अलग चीज बन रही है, यूज चेंज हो रहा है, उसका यूज चेंज हो रहा है तो वो डिस्टिंक्ट पर्सन में आ रहा है, यूज चेंज हो रहा है, उसका नाम चेंज हो रहा है, तो ऐसी कोई प्रोसेस करने में लगा हुआ है तो वो मेरा मैन्युफैक्चरर है। लेकिन आउटपुट सर्विस मीन सप्लाई ऑफ सर्विस एक्सक्लूडिंग आफ्टर सेल्स सर्विस यूटिलाइजिंग द इंपोर्टेड गुड्स, लेकिन आफ्टर सेल्स सर्विस यूटिलाइजिंग द इंपोर्ट गुड्स, तो वो अपन बात करते हैं सप्लाई ऑफ सर्विस आपके दिखाई दे, लेकिन एक्सक्लूडिंग आफ्टर सेल सर्विस को उसमें बताया गया है। तो ये डेफिनेशंस में कोई चेंजेस आया है, लेकिन आपको देखो ज्यादा रटनी नहीं है, डेफिनेशन आपके एग्जाम में आती नहीं है, दे रखी है, मैंने इसलिए पढ़ा दी क्योंकि आपके टेक्निकल बेस क्वेश्चन आपका पूछेगा, तो टेक्निकल बेसिस में आपके टेक्निकल चीजें ही आने वाली है, ये आलतू फालतू चीजों को नहीं पूछने वाला। अब आता है रूल 4 एंड रूल 6 सब्स्टिट्यूटेड, उसने किया इन द सेड रूल 4 and rule 6 the following rule has been substituted, namely substitute कर दिया, importer to give prior information। यानी आपके इसमें क्या किया कि आपको देखो, मैं थोड़ा सा आपको बेस बताता हूं, वो बेस समझ में आ जाएगा। तो रूल में कुछ भी नहीं है, सीधा सिंपल सा रूल है कि जब भी मेरे को मान लो कोई गुड्स को इंपोर्ट कर रहा हूं और उस पर मुझे कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी का बेनिफिट लेना है, क्या लेना है, कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी का बेनिफिट लेना है, तो गवर्नमेंट ने अपना रेवेन्यू को सिक्योर करने के लिए प्रोविजन बना दिया। उन्होंने देखा कि जो गुड्स मैं इंपोर्ट कर रहा हूं, तो जो मैं पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बता रहा हूं गवर्नमेंट को, उसी ऑब्जेक्ट में यूज करूं, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में यूज नहीं करूं। पता चला कि मैंने गवर्नमेंट को बताकर कि भाई मैं इससे देश का डेवलपमेंट के लिए प्रोडक्ट बना रहा हूं, या फिर ये प्रोडक्ट बना रहा हूं और उसमें यूज करूंगा। जैसे कोविड का भी चल रहा है, तो कोविड की दवा बनाने में रॉ मटेरियल यूज करूंगा। गवर्नमेंट का अच्छा कोविड की दवा बनाओगे ये तो बहुत ही अच्छा है, कंसेशनल रेट दे दी या ड्यूटी फ्री कर दिया। अब मैं उस रॉ मटेरियल को लाकर किस में यूज कर रहा हूं, ये मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है। गवर्नमेंट ने देखा कि भाई ये तो
कोविड की दवा बनाएगा, लेकिन मैं उससे कोई अलग चीज बना रहा हूं। तो इसके लिए उन्होंने कहा गया कि कोई भी पर्सन यहां पर कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी ले रहा है तो सबसे पहले डिक्लेरेशन फाइल करेगा अपने रेस्पेक्टिव टेरिटोरी के जो पर्सन है, एसीडीसी को जैसे अपन बात करते हैं, उसको आपके यहां पर इंफॉर्मेशन देने के लिए बताता है। और फिर उसके बाद जब मैं गुड्स बना रहा हूं तो वहां पर मैं अपने डिक्लेरेशन फाइल करूंगा, वहां पर जो रेस्पेक्टिव मेरे जुरिडिकेशन जो ऑफिसर है उसको डिक्लेरेशन फाइल करूंगा कि देखो मैंने ये बनाया, आप चेक कर लीजिएगा। तो वो सारे का सारा इसमें सिस्टम बताया गया न्यू पैटर्न में। तो ये हमारे इस केस में बताता है जिससे कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू का लीकेज नहीं हो सके, और दूसरा मैं जो कंसेशनल रेट का बेनिफिट ले रहा हूं वो गलत मैं बेनिफिट नहीं ले सकता। तो इसको इसमें रिप्रेजेंट किया है इंपोर्टर टू गिव द प्रायर इंफॉर्मेशन, यानी मुझे पहले ही इंफॉर्मेशन देनी होगी कि भाई मैं क्या काम करूंगा, तो ये प्रायर इंफॉर्मेशन देने को इंपोर्टर सेल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू, किसको देना होगा, डिप्टी कमिश्नर ऑफ कस्टम, कस्टम की बात करें तो ऑफ कस्टम, और एज केस में भी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम हैविंग द जुरिडिकेशन ओवर द प्रेमिसेस वेयर द इंपोर्टेड गुड्स शैल बी पुट टू यूज, कहां से देखना है, पुट टू यूज of the manufacturing of goods for the rendering output service except after sales service about the following particular, namely मैंने कहा कि आउटपुट सर्विस में क्या है कि वो सर्विस कवर्ड है, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस कवर्ड नहीं है, एक्सेप्ट आफ्टर सेल सर्विस द फॉलोइंग पर्टिकुलर, namely नेम, अपना नाम, एड्रेस ऑफ इंपोर्टर, हिज जॉब वर्कर, और जो मेरा जॉब वर्कर है जिसको मैं गुड्स भेज रहा हूं बनाने के लिए उसका भी डिटेल, द गुड्स प्रोड्यूस or process undertaking at the manufacturing facility of the importer and his job worker, if any of both, the nature and description of the imported goods used in the manufacturing of goods at the premises of the importer or the job worker, if any, nature of output service render utilization of the imported goods। तो वो सारी डिटेल मुझे देनी होगी, ज्यादा कुछ नहीं है, आपको नाम, पता, एड्रेस, जो गुड्स बना रहा हूं उसकी प्रोसेस किसके पास बन रहा है, किसको भेज रहा हूं, वो सारी डिटेल मेरे को यहाँ पर फर्निश्ड करने के लिए बताता है। और ये इंफॉर्मेशन क्या देनी होगी, प्रायर, पहले ही इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी, पहले ही ये इंफॉर्मेशन आपको देने के लिए बताता है। इंपोर्टर टू गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिसिप्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स एंड मेंटेन द रिकॉर्ड। अब इंपोर्टर को वो सारी इंफॉर्मेशन देनी होगी क्योंकि मैंने गुड्स रिसीव कर लिया और मैं उसके बारे में प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करता हूं, जैसे गुड्स रिसीव करूंगा तो उसकी इंफॉर्मेशन देनी होगी। तो इंपोर्टर शैल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स इन द प्रेमिसेस वेयर द इंपोर्टेड गुड्स शैल बी पुट टू यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स। यहां पर भी ध्यान देना, पुट टू यूज इंपॉर्टेंट है। जॉब वर्कर रेंडरिंग ऑफ आउटपुट सर्विस विद इन द 2 days एक्सक्लूडिंग द हॉलीडेज इफ एनी ऑफ सच रिसिप्ट ऑफ द जुरिडिकेशनल कस्टम ऑफिसर्स, और उसका मेरे को प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। तो इंपोर्टर शैल मेंटेन एन अकाउंट इन द मैनर इज क्लियरली, जैसे मेरे को यूज करना हो वैल्यू ऑफ गुड्स जो कि इंपोर्ट किया है, इंपोर्टेड गुड्स कंज्यूम, गुड्स सेंड टू जॉब वर्कर, नेचर ऑफ जॉब वर्कर कैरिड आउट, गुड्स रिसीव आफ्टर जॉब वर्कर, गुड्स री एक्सपोर्ट इफ एनी अंडर द रूल 7, रिमेनिंग स्टॉक अकॉर्डिंग टू बिल ऑफ एंट्री, and shall produce the said account as when the required by the deputy commissioner or custom। जो भी उनको रिक्वायर्ड है वो डॉक्यूमेंट आपको मेंटेन करने के लिए बताता है। ज्यादा कुछ नहीं है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना क्योंकि ये थ्योरेटिकल मैटर है और आपके टेक्निकल चीज आपका एग्जामिनर पूछता है, तो इतना आपको इसमें स्ट्रेस नहीं लेना। इंसर्ट न्यू रूल 6A, following new rule 6A has been insert the said rule after rule 6, namely procedure for allowing the imported goods for job worker। जैसे अपन जॉब वर्कर को वो गुड्स भेज रहे हैं तो किस तरह से उसका क्या प्रोसेस होगा, तो इंपोर्टर सेल सेंड द इंपोर्टेड गुड्स एक्सेप्ट, किसको छोड़ना है, गोल्ड है, ज्वेलरी है, आर्टिकल देयर ऑफ अदर प्रेसेस, मेटल्स एंड स्टोन for job worker, manufacturing of goods after giving its intimation in duplicate in the juridical custom officer is intimation to do। अब मैंने जो इंटीमेशन दे रहा हूं ना मेरे जुरिडिकल कस्टम ऑफिसर को मैं इंटीमेशन दे रहा हूं, तो डुप्लीकेट कॉपी में देनी होगी, यानी 2 कॉपी में देनी होगी। तो 2 कॉपी में देनी होगी जिससे कि एक कॉपी तो वो अपने पास रखेगा, एक उसके रेस्पेक्टिव आपको पर्सन को दे सकता है जिससे कि उसको चेक करवा लेगा। तो 2 कॉपी में इंफॉर्मेशन देनी होगी। तो इस केस में आपको बताता है, इसको अंडरलाइन करें, डुप्लीकेट, ठीक है।
Importer shall be specific in the following particular, namely name, address of job worker. अब इस बार नाम और एड्रेस, nature and description of job work to be carried on the imported goods in the manufacturing process, quantity and description of goods intended to be sent to the job worker. वो सारी डिटेल आपको उसके अंदर प्रेस्क्राइब करनी होगी. Juridical custom officer shall forwarded a copy intimate along with the particular specific above the concerned custom officer and whose jurisdiction the premises of job worker is situated. यानी अब वो कंसर्न आपका ऑफिसर, उस डुप्लीकेट कॉपी आई थी, ध्यान करो, ये डुप्लीकेट कॉपी, दो कॉपी थी, तो उनमें से एक कॉपी किसको भेजेगा? वो जो जॉब वर्कर जहां पर है, जहां पर आपका जॉब वर्कर बैठा हुआ है, उसके रेस्पेक्टिव जुरिडिकल ऑफिसर को भेजेगा कि आप मैच कर लो, चेक कर लो कि जो ये कह रहा है वो सही तो कह रहा है ना. तो आपको उसको मैच करने के लिए उसके रेस्पेक्टिव जुरिडिकेशन ऑफिसर को भेज देगा. इंपोर्टर shall send the goods to the premises of the job worker and close the challan, specify the description of quantity of the goods. Maximum period for which the goods can be sent to the job worker shall be 6 months from the date of issue of the challan. तो जब चालान इश्यू से मैक्सिमम पीरियड क्या होगा? 6 मंथ का आपके टाइमिंग इसमें बताता है. इसके बाद आपके रूल 7.3 आया, सब रूल 3, रूल 7 और उसका सब रूल 3 के साथ अपन बात कर रहे हैं कि यदि आपने कोई कैपिटल गुड्स भेजा हुआ है तो कैपिटल गुड्स को आप अपने मैन्युफैक्चरर अपने यहां से रिमूव कर रहा है, तो जो मुझे उसके ऊपर यहां पर कस्टम ड्यूटी का बेनिफिट लिया था वो किस तरह से रिवर्स करना होगा, किस तरह से पेड करना होगा, वो अपन बात करते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पे फोकस करना. इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट मार्क करना, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है. तो इस केस में कहता है कि द इंपोर्टर द प्रेमिसेस ऑफ द जुरिडिकेशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ कस्टम और द केस में बी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम हैविंग द जुरिडिकेशन ओवर द प्रेमिसेस वेयर द इंपोर्टेड गुड्स शैल बी. ये अंडरलाइन करना, पुट टू यूज, यानी कौन सी डेट से देखना है? पुट टू यूज से देखना है. शैल बी पुट टू यूज, हाईलाइट कर लीजिएगा, पुट टू यूज से देखना है. फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स रेंडरिंग ऑफ आउटपुट सर्विस मे बी क्लियर द इंपोर्टेड कैपिटल गुड्स. ये किसकी बात हो रही है? कैपिटल गुड्स की. After having been used for the specific purpose on payment of the duty equal the difference between the duty levy on such goods but for the exemption availing that already paid if any. The time of the importation, जो बेनिफिट लिया था उसको बता रहा है importation, along with the interest, import along with the interest at the rate of fixed by the notification issue under the section 28AA Act. The depreciated value allow in straight line method, SLM मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है namely. तो यानी आपका कोई कैपिटल गुड्स मंगाया था, आपने इंपोर्ट किया था, कैपिटल गुड्स आपने इंपोर्ट किया, उसमें इंपोर्ट ड्यूटी में एग्जम्पशन लिया. इंपोर्ट ड्यूटी में आपने क्या लिया? एग्जम्पशन का बेनिफिट लिया. लेकिन अब आप उसको यहां से रिमूव कर रहे हो, तो जिस दिन पुट टू यूज किया था, पुट टू यूज की डेट से आपको डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंगली क्लासिफाइड करना होगा. किस मेथड से? एसएलएम से. तो फर्स्ट ईयर आपको 4% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर, एवरी क्वार्टर 4% लेना होगा. सेकेंड ईयर 3%, सेकेंड ईयर 3%, थर्ड ईयर 3%, थर्ड ईयर 3%, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर 2.5%, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर 2.5% आपको लेना होगा. एंड देयर आफ्टर एवरी क्वार्टर 2%, एंड देन आफ्टर एवरी क्वार्टर 2% आपको लेना होगा. तो ये हमारे इस केस में बताता है कि आपको जो भी एसेट्स है उसके ऊपर जो आपने इंपोर्ट ड्यूटी को यहां पर एग्जम्प्ट कराया था या कंसेशनल रेट पे बेनिफिट लिया था, तो डियर उसको आपको यहां पर रिवर्स करना होगा. कैसे? अब मैं समझाता हूं आपको. जैसे मैंने इंपोर्ट किया था मशीन में कैपिटल गुड्स, समझिएगा, कब किया? जैसे अपन एग्जांपल ले लेते हैं, हमने इंपोर्ट किया 28 अप्रैल को 2020. अमाउंट ऑफ रुपीज 1 लाख.
इस पे कस्टम ड्यूटी थी 20%। तो मैंने यहां मान लो इस पे एग्जाम्पशन ले लिया 20%, 2 लाख आपका एग्जाम्पशन ले लिया मैंने, 2 लाख का एग्जाम्पशन ले लिया। मैंने कहा भाई मैं कोविड की दवा बनाऊंगा बढ़िया वाली, तो उसके लिए प्लांट एंड मशीनरी लेके जा रहा हूं, तो गवर्नमेंट ने मुझे क्या दे दिया, एग्जाम्पशन दे दिया। अब इसके बाद मैंने उसको क्या है कि स्पेसिफिक पर्पस से हटा दिया। तो जो इंपोर्ट ड्यूटी का बेनिफिट लिया था वो कब हटाया, मान लो ड्यूरिंग द टुडे इस द अपन बात करते हैं 19th सितंबर। तो 19th सितंबर 2021 यूज इन अदर पर्पस, नॉट फॉर स्पेसिफिक पर्पस। तो अब मुझे कितना आईटीसी मिलना चाहिए, तो मैंने कब से कब तक यूज किया आप समझिएगा। मैंने यूज किया 28 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021, पार्ट ऑफ क्वार्टर 4 क्वार्टर। आफ्टर दैट एक 1 ईयर कंप्लीट हो गया। इसके बाद 1 अप्रैल 2021 टू टुडे इज द 19th सितंबर, अगेन पार्ट ऑफ क्वार्टर। तो मेरा 2 क्वार्टर कंप्लीट हो गए, अप्रैल टू जून एंड जुलाई टू सितंबर 2 क्वार्टर। तो ऐसे केस में अब मैं इसको रिवर्स करूं, मैं रिवर्स करूं, कैसे करूं, रिवर्स करूं। तो यहां पर जाएगा फर्स्ट ईयर डियर 4% पर क्वार्टर एंड 4 क्वार्टर फर्स्ट ईयर में 16%। सेकेंड ईयर, अब आप देखो सेकेंड ईयर में क्या रेट दे रखी है, सेकेंड ईयर में 3% है, 3 इयर्स में भी 3% है, आपके बता रहा है, कोई इश्यू नहीं है। तो 3% पर क्वार्टर, और मेरे क्वार्टर कितने हुए सर, 2 क्वार्टर, तो कितना हो गया 6%, तो टोटल हो जाएगा 22%। तो मुझे आईटीसी रिवर्स करना होगा। तो आईटीसी अब इसमें मेरे को रिवर्सल देना होगा। तो मैंने कस्टम ड्यूटी बताई थी, कस्टम ड्यूटी 2 लाख प्लस 22% हटा दो इसका, $44,000। तो रिवर्स करना होगा पुट टू यूज की रेट से 1,56,000 ये पेमेंट करना होगा प्लस इंटरेस्ट। और ये कहां से देखा था अपन ने डियर, ये लिया था हमने पुट टू यूज की रेट से। ये हम कंसिडर करेंगे कहां से, पुट टू यूज से, पुट टू यूज की डेट से। तो ये हमारे इस केस में कंसेप्ट आपके बताता है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रोविजन अमेंडमेंट में था, जिसका मैंने प्रैक्टिकली ड्राफ्ट करके आपको समझाने की कोशिश की है। इसके बाद अपन आते हैं, आपने देखा होगा सिंपल ही है ये, तो इसमें तो कोई इश्यू नहीं है, सिंपल सा था। तो आपने देख लिया होगा कि आपके बता रहा है, तो ये परसेंटेज भी याद करें ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर में 4%, सेकेंड ईयर में 3%, थर्ड ईयर में भी 3% है, दोनों एक ही हैं, ये एक तरह है, कंफ्यूज मत होना। 3% फर्स्ट ईयर में 4%, सेकेंड ईयर में 3%, थर्ड ईयर में 3%, लेकिन फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर में 2.5%, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर में 2.5%, एंड देन नेक्स्ट आगे जो भी आएगा 2%। और ये एसएलएम से लेने के लिए बात कर रहा है, एसएलएम से लेने की बात कर रहा है, तो हम एक साथ भी उसको कंसीडर कर सकते हैं, हम एक साथ भी उसको कंसीडर कर सकते हैं। तो ये डियर आपके इसमें बताता है। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, अब इसके बाद अपन आते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। देखो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में ज्यादा कुछ अमेंडमेंट नहीं है, आपके जो डेट थी ना उनको सबको एक्सटेंड कर दिया, डेट थी जो कि आपके एक्सपायर होने वाली डेट थी उनको सबको एक्सटेंशन दे दिया, एक्सटेंशन मिल गया। तो ये ही चीज आपके फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में बताया गया है। तो बाकी का तो ज्यादा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में चेंजेस नहीं है, छोटे छोटे से अमेंडमेंट्स हैं, वो अपन बात करते हैं। ड्यूरेशन ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ एफटीपी, एप्लीकेबिलिटी ऑफ एफटीपी एक्सटेंडेड 30 सितंबर 2021, यानी इसकी जो एप्लीकेबिलिटी थी 31 मार्च 2021
उसको बढ़ाकर अब कर दिया 30th of September 2021। ये इसने बताया गया है। Earlier it was provided that the Foreign Trade Policy FTP 2015 to 20 as updated with 5th of December 2017 incorporated provision relating to the export and import goods and service would come into force with effect from date of the notification and would remaining in force up to 31st of March 2021 under otherwise specified। तो ये इस केस में उन्होंने बताया है। हाउ द डीजीएफटी, मैंने कहा एफटीपी का मेन मॉडल कौन है? डीजीएफटी। डीजीएफटी वैन है जिसने इसके डेट को कहा कि 31st March 2021 has amended the said provision and provide the FTP shall be remaining in force up to the 30th of September 2021। तो ये डेट यहां तक आप देखना, यानी ये लाइन एक पढ़ लेना कि आपके डेट बढ़ के 30th of September 2021 हो गई। ज्यादा कुछ भी चेंज नहीं है, बस डेट का एक्सटेंशन मिला है। इस तरह से आगे आते हैं। Exemption from IGST and GST compensation cess extended up to the 30th of September 2021, यानी इसको भी आपको एग्जम्पशन की डेट बढ़ाकर 30 of September 2021 कर दी, जो कि 31st March 2021 से बढ़ाकर 30 of September 2021 कर दी, जो कि आपके IGST GST कंपनसेशन जो कि एग्जाम थे, एग्जम्पशन फ्रॉम IGST GST कंपनसेशन हैज एक्सटेंड टू अप टू द 30 of September तक आपको एक्सटेंड कर दिया गया है। इन केस ऑफ इंपोर्ट गुड्स, इंपोर्ट अंडर एडवांस ऑथराइजेशन EPCG, EOU, EHTP, STP, BTP यूनिट्स के लिए इन्होंने डेट को आपके एक्सटेंड करके कहां तक पहुंचा दिया? 30th of September 2021 तक पहुंचा दिया, यानी सारी डेट 30 of September 2021 में बढ़ गई है। अर्लियर इंपोर्ट अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन फॉर फिजिकली एक्सपोर्ट वर exempted from the IGST and cess up to 31st March 2021. The exemption of IGST and cess in case of the imported goods advance authorization of physically export have now been extended 30 of September 2021। यही इन्होंने बता रखा है। तो ये आपके इसमें देखना आपको है, ज्यादा और कुछ भी नहीं है इसमें। इसके बाद अपन बात करते हैं मिस, जैसे अपन बात करें मिस की बात करते हैं। मिस रिप्लेस विथ न्यू स्कीम विथ द इफेक्ट फ्रॉम 1st of January 2021 के साथ न्यू स्कीम विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st of January 2021 के साथ होगी। द बेनिफिट अंडर मिस आर नॉट अवेलेबल फॉर एक्सपोर्ट मेड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st of January 2021 से नहीं मिलेगा। Further, the government has introduced a new scheme, remission of duty and taxes of export product, ROD, road tap। यानी अब गवर्नमेंट ने मिस की जगह न्यू स्कीम ला दी, जिसका नाम क्या है? रोड आपके टैप। मिस की जगह रोड टैप वाली न्यू स्कीम को उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, तो उसकी जगह रिप्लेस किया है। Miss replace with new scheme with effect from 1st of January 2021 से अब इसका नाम हो गया remission of duty and taxes on export product। तो इन्होंने यहां पर बता दिया, शॉर्ट में बोलेंगे remission को R of duty and taxes of export product, tax on export product, tax on export product। तो रिमिशन ऑफ ड्यूटी ROD, रिमिशन ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट TEP, ये आपका आ गया। ऑल प्रोडक्ट गुड्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st of March 2021। द रेड टैप स्कीम सीक टू द रिफंड टू द एक्सपोर्टर, द amended the central, state and local duty taxes that were to so far not being the rebate refund would be credited in an exporter ledger। किसमें दिखाई देगा? एक्सपोर्टर के लेजर में आ जाएगा। अकाउंट विथ द कस्टम एंड यूज टू पे बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड गुड्स। द क्रेडिट कैन also be transferred to the importer।
ये आपके इसमें बता रहा है। एन एक्सपोर्टर डिजायर टू अवेल द बेनिफिट ऑफ द रेट टैप scheme is the required to declare intention to each exporter item in the shipping bill और बिल ऑफ एक्सपोर्ट, यानी उसको शिपिंग बिल जब एक्सपोर्ट करेगा तो शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट चाहिए होता है एक्सपोर्ट केस में, तो उसको इसको शो करने के लिए बताता है कि शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट के अंदर रेट टैप इज अलाउड सब्जेक्ट टू कंडीशन एंड द एक्सक्लूशन। तो वो कहता है कि रेट टैप के अंदर आपको अब जो रिफंड मिलता था जो मिस में, अब वो 1 जनवरी 2021 से किसका नाम आ गया, रेट टैप, यानी रिमिशन ऑफ ड्यूटी, रिमिशन ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट, न्यू नेम है, तो रेड टैप के अंदर उसको क्या हो गया, कन्वर्ट कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो डियर ये जो आपके यहाँ पर थे, अपन ने देखा कस्टम के अमेंडमेंट्स थे वो भी अपन ने सारे डिस्कस कर लिए हैं, और अपने जीएसटी से रिलेटेड जो अमेंडमेंट थे वो भी अपने सारे के सारे डिस्कस हो गए। तो इस तरह से आपके यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं जो भी आपके स्टेचुरी अपडेट आपके सी इंस्टीट्यूट ने अपने पोर्टल पे लगाए गए हैं, वो सारे के सारे आपके कंप्लीट मैंने आपको करा दिए गए हैं। साथ ही साथ जो इसका पीडीएफ है शॉर्ट नोट के रूप में आपको अपना पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा वीएसआई के ड्राइव पर। तो आप वीएसआई के ड्राइव पर आप जाओगे तो ये आपका पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा वीएसआई की ड्राइव पे। और किसी को इसमें कोई भी डाउट आता है तो बेटा आप मेरे को कॉल कर सकते हैं और मेरे कॉल पे आप पूछ सकते हैं। बाकी का बहुत छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हैं, आप देखोगे तो बहुत इजीली आपके समझ में आ जाएंगे। तो ऐसा कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट अमेंडमेंट नहीं थे, फिर भी आपके छोटे छोटे से अमेंडमेंट आपके दिए गए तो वो अपने सारे के सारे डिस्कस कर लिए। आई थिंक आपको बहुत इजी लगे होंगे। थैंक यू वेरी मच।